अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का। हम लोग ये देख रहे थे कि किस तरीके से हम अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखाते हैं। तो इसमें हमने चार टाइप की ट्रांजेक्शन डिस्कस कर ली थी। पहली ये कि जब इन्वेस्टमेंट होती है तो क्या होता है कि सारे एसेट्स इंक्रीज कर देते हैं और टोटल एसेट बढ़ जाता है और राइट हम किसका इंक्रीज करते हैं, ओनर का। सेकंड ट्रांजेक्शन हमने ये पढ़ी थी कि अगर एक एसिड जितने से इंक्रीज हो रहा है दूसरा एसिड उतने से ही डिक्रीज हो जाए तो टोटल एसिड पे कोई इंपैक्ट नहीं आता और राइट हम किसी का भी चेंज नहीं करते। तीसरी ट्रांजेक्शन हमने पढ़ी थी कि अगर हम परचेज करें और पेमेंट ना करें तो एसिड बढ़ेगा और टोटल एसिड बढ़ जाएगा और राइट हम किसका बढ़ाएंगे, आउटसाइडर का। और चौथी ट्रांजेक्शन हमने ये पढ़ी थी कि अगर हम सर्विस अंजाम देते हैं तो हमारे पास कैश, बैंक, नोट रिसीवेबल या अकाउंट रिसीवेबल बढ़ जाता है और टोटल एसिड बढ़ जाता है और राइट हम किसका बढ़ाते हैं, राइट हम बढ़ाते हैं ओनर का, क्योंकि सर्विस किसने अंजाम दी, ओनर ने, तो राइट भी किसका बढ़ना चाहिए, ओनर का बढ़ना चाहिए। अब जो हमारे पास क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 4, ये हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम लोग 4 न्यू ट्रांजेक्शंस पढ़ेंगे। जैसे इसके अंदर ट्रांजेक्शन नंबर 3 न्यू है और ट्रांजेक्शन नंबर 7, 8 और 9 ये हमारी न्यू ट्रांजेक्शन है। बाकी सारी ट्रांजेक्शन में जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं वो पुराने कॉन्सेप्ट हैं, सही, वो हमें पहले से पता है। पहले देख लेते हैं क्या है ये। फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ जावेद कंपनी द ऑडिटर्स। देखिए ये जो जावेद कंपनी है ये ऑडिटर्स हैं। ऑडिटर कौन होता है कि हम लोग अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम लोग इन्फॉर्मेशन मेंटेन करते हैं बिजनेस की और उसकी रिपोर्ट्स बना के यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देते हैं। और ये जो ऑडिटर्स होते हैं इनका ये बिजनेस होता है कि ये लोग हमारी मेंटेन हुई हुई इन्फॉर्मेशन को आके चेक करते हैं कि इसके अंदर कहीं जो फ्रॉड तो नहीं है, कहीं मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है, कहीं इसके अंदर जो है वो एरर तो नहीं है। इसको फाइंड आउट करते हैं और फिर अपनी रेलेवेंट रिपोर्ट ये हमें देते हैं जो कि हम यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के साथ सबमिट करवाते हैं। तो ये ऑडिटर का काम होता है। तो ये काम करने का ऑडिटर हमसे फ़ी चार्ज करता है, सही है। तो ये जावेद कंपनी जो है ये ऑडिटिंग का बिजनेस करते हैं। ज़्यादातर जो ऑडिट करते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, तो इनकी अपनी ये फर्म है। इस तरीके से नॉर्मल बिजनेस होता है, उस तरीके से इस बिज़नेस की भी इंफॉर्मेशन हम अकाउंटिंग इक्वेशन में मेंटेन कर रही हैं, सही है। तो सबसे पहले क्या है कि इन्वेस्ट किया है कैश बिजनेस के अंदर। तो देखिए ये ट्रांजेक्शन जो है ना, कि कैश बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, ये पुरानी ट्रांजेक्शन है, ये हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, सही। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे इक्वेशन में और हम ये सोचेंगे कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं। तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 लिखकर हम बोलेंगे कि हमारे पास एक एसिड कैश इंक्रीज हो गया, सही है भाई, एक एसिड कैश हमारे पास बढ़ जाएगा। और इन्वेस्टमेंट के वक्त कोई एसिड हमारे पास से कम नहीं होता, तो एसिड बढ़ेगा तो, लेकिन कम कुछ नहीं होगा, तो टोटल एसिड हमारा बढ़ जाएगा। तो हम प्लस करेंगे, पहले कितने से प्लस करेंगे, अब अपने कैश को हम 5000 से, टोटल एसिड बढ़ जाएगा और राइट हम किसका बढ़ाएंगे, आउटसाइडर का। और ये ट्रांजेक्शन पहले हम पढ़ के आ रहे हैं कि जब भी इन्वेस्टमेंट होती है तो क्या होता है, तो हम राइट हम बढ़ाएंगे ओनर का और 5000 से ओनर के राइट में हम क्या कर देंगे, इजाफा कर देंगे। ये हमने क्या किया, अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस। बैलेंस कैसे होगा कि कैश पहले कितना था, 0, और 0 में 5000 ऐड होगा तो 5000 आ जाएगा और यहाँ पर लाइबिलिटी नील आएगी। और कैपिटल पहले कितना था इस ट्रांजेक्शन से पहले, 0, और 0 में ऐड होगा कितना, 5000, तो आपका टोटल एसिड हो जाएगा 5000 रुपीज़। तो आपके पास 5000 रुपीज़ के एसिड हैं कैश की शक्ल में और सबके सब किसके हैं, ऑनर के। ये पुरानी ट्रांजेक्शन थी। दूसरी ट्रांजेक्शन देखें क्या लिखी हुई है कि ऑनर ने फर्नीचर परचेज किया और कैश दे दिया, ये भी पुरानी ट्रांजेक्शन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं। तो कौन सा एसिड बढ़ रहा है हमारे पास, फर्नीचर। तो फर्नीचर का हम टाइटल लिखेंगे और फर्नीचर को हम इंक्रीज करेंगे कितने से, 2500 से। फिर हम ये सोचेंगे कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं, तो हमारे पास एक एसिड कैश कम हो जाएगा 2500 से और टोटल एसिड पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा क्योंकि एक एसिड जितने से बढ़ रहा है दूसरा एसिड उतने से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसी वजह से राइट हम ना आउटसाइडर का चेंज करेंगे ना ऑनर का, सही, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि जितने से एसिड बढ़ रहा हो उतने से कम हो रहा हो तो टोटल एसिड पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता और राइट किसी का भी चेंज नहीं किया जाता। तो ये हमने क्या किया, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा दिया। अब हम करेंगे बैलेंस। तो देखिए ये बैलेंस था, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस क्या आएगा कि पहले हमारे पास कैश कितना था, 5000, और इसमें से हम ये 2500 लेस कर देंगे तो हमारे पास कैश कितना आ जाएगा, 2500।
फर्नीचर पहले कितना था, 0, 0 में 2500 ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 2500। अभी भी देखिए हमारा टोटल एसेट कितना है 5000, तो हमारे पास राइट भी कितना आना चाहिए 5000, तो लाइबिलिटी नील होगी और कैपिटल हमारा 5000 कॉपी हो जाएगा। तो हमारे पास 2500, हमारे पास 5000 के एसेट हैं कैश और फर्नीचर की शक्ल में, और सबके सब किसके हैं, ऑनर के। सही, ये 2 ट्रांजेक्शन हो गई, ये दोनों पुरानी थी। अब आ रही है हमारे पास न्यू ट्रांजेक्शन, दैट इज पेड ऑफिस रेंट फॉर द करंट मंथ। अब देखिए ये जो ट्रांजेक्शन है ना, पेड ऑफिस रेंट फॉर द करंट मंथ, इस ट्रांजेक्शन के अंदर हमने इसी महीने का रेंट पे किया है। अब इस आप आए जरा 11th क्वेश्चन में, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, पेड 2 months रेंट इन एडवांस, एडवांस में 2 महीने का रेंट दिया है। अब देखिए अगर आप पेमेंट करते हैं ना ऐसी चीज़ की जो कि इंटेंजिबल है, जो कि नज़र नहीं आती, जैसे मिसाल के तौर पर आप जो है वो पेमेंट करते हैं किसकी, आप पेमेंट करते हैं रेंट की, और आपने 1 से ज़्यादा महीने का रेंट दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, इस रेंट ने हमें कब बेनिफिट देना है, फ्यूचर में बेनिफिट देना है। तो ऐसे रेंट को हम बोलेंगे प्रीपेड रेंट। क्या बोलेंगे, प्रीपेड रेंट। कौन सा रेंट, प्रीपेड, प्री माने पहले से और पेड मीन्स अदा कर दिया। प्रीपेड रेंट मतलब ऐसा रेंट जो हमने एडवांस में अदा कर दिया। ये हमें कब बेनिफिट देगा, फ्यूचर में बेनिफिट देगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा महीने का रेंट है। अच्छा, लेकिन अगर आपने रेंट इसी महीने का दिया है, या रेंट आपने उस वक्त दिया है जब आपने बिल्डिंग यूज़ कर ली है, तो ऐसे कंडीशन में रेंट को आप क्या बोलते हैं, रेंट एक्सपेंस। एक्सपेंस कब होगा, जब हमें बेनिफिट मिल चुका हो, और प्रीपेड रेंट कब बोलेंगे, जब हमें बेनिफिट ना मिला हो। अब इसी तरीके से मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल्स भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से कॉन्टैक्ट कर लिया कि आप उनसे ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज लेंगे, और आपने उनको एडवांस पेमेंट कर दी ट्रांसपोर्टेशन की 1 साल की। अब उस फ्यूचर में आपको जो है वो आपकी ट्रांसपोर्टेशन करेगा गुड्स की, तो अभी तो आपको उस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी से कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ये एडवांस अमाउंट जो है ना, इसको आप क्या बोलेंगे, प्रीपेड ट्रांसपोर्टेशन। और ये प्रीपेड ट्रांसपोर्टेशन आपको कब बेनिफिट देगा, फ्यूचर में, जब आप उससे सर्विसेज लेंगे। अभी आपने ली नहीं है, आपने एडवांस अमाउंट दे दिया। लेकिन अगर ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ने आपको पहले सर्विस दे दी होती, यानी आपका सामान यहाँ से लेके इस्लामाबाद चले गए वो, उसके बाद आप उन्हें पेमेंट करते, तो ऐसी कंडीशन में जो टाइटल यूज होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। यानी कब एक्सपेंस बोलेंगे, जब आपने उससे रेलेवेंट बेनिफिट ले लिए हो और फिर आप पेमेंट कर रहे हो तो वो एक्सपेंस है। लेकिन अगर बेनिफिट लिए नहीं है बल्कि बेनिफिट फ्यूचर में मिलेंगे तो उसको भी प्रीपेड बोलेंगे आप। सही है। मिसाल के तौर पर आपने एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी दे दी, तो आप इसको क्या बोलेंगे, प्रीपेड सैलरी। क्योंकि अभी आपको बेनिफिट मिला नहीं है तो आप इसको एडवांस सैलरी को प्रीपेड सैलरी बोलेंगे। प्रीपेड सैलरी बोलने का मतलब ये है कि आप ये बोल रहे हैं कि ये आपका एसेट है। लेकिन अगर एम्प्लॉय ने काम कर दिया हो, आपको बेनिफिट दे दी हो, आपकी कंपनी के लिए काम कर दिया, उसके बाद आप उसे सैलरी दे रहे हैं, जैसे नॉर्मली होता है कि काम लेने के बाद सैलरी दी जाती है, तो उसे आप बोलेंगे सैलरीज एक्सपेंस। इसी तरीके से अगर आपने जो है वो एडवर्टाइजिंग कंपनी से एडवर्टाइजिंग करवा ली है, उन्होंने आपकी कंपनी की एडवर्टाइजिंग कर दी है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, आप उसे बोलेंगे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपको बेनिफिट मिल चुका है और उन्होंने आपके लिए एडवर्टाइजिंग कर दी है, तो ऐसी पेमेंट को हम एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस बोलेंगे। लेकिन अगर आपने उन्हें 5 महीने का एडवांस दे दिया कि हमें हमारी एडवर्टाइजिंग करते रहिएगा, तो ऐसे में वो जो एडवर्टाइजिंग है उससे आपको अभी बेनिफिट नहीं हुआ, तो उसको आप क्या बोलेंगे, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। यानी कब आप प्रीपेड का वर्ड यूज़ करेंगे, जब आपको ये पता हो कि बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा, और अगर मिल गया बेनिफिट तो आप एक्सपेंस की टर्म यूज़ करेंगे। ये जो टर्म है सारी की सारी ये किसकी है, ये एसिड की टर्म्स हैं। सही। और ये जो टर्म्स हैं ये सारी किसकी हैं, ये एक्सपेंस की टर्म्स हैं। अब हमें सबसे पहले इसका मतलब है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वेदर वी आर पेइंग एक्सपेंस और वी आर पेइंग फॉर एसेट, ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए ट्रांजेक्शन पढ़नी पड़ती है। जैसे ये जो हमारी 11 ट्रांजेक्शन है, इसके अंदर आपने एडवांस रेंट पे किया है। जब एडवांस दिया है तो ये 600 रुपये हमारे एसेट है, ये हमारा एक्सपेंस नहीं है। जबकि अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 में आए, 4 में आए, जो हम 4 कर रहे थे, तो इसके अंदर यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि फॉर द करंट मंथ आपने जो है ये पे किया है। इसका मतलब है ये जो आपने पेमेंट किया है ना, ये किसकी पेमेंट है, ये एक्सपेंस की पेमेंट है। एक ही महीने की पेमेंट हो तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये यूज़ हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे होते, अभी नहीं कर रहे 11, मैं ये रब कर दूंगा, मिटा दूंगा,
और ट्रांजेक्शन नंबर 2 कर रहे होते और एडवांस रेंट पे करते, तो इसकी किस तरीके से रिकॉर्डिंग होती है ये मैं आपको बता दूँ। 600 रुपये जो हमने एडवांस पे किया है ना इसके अंदर, तो देखिए हम इक्वेशन में क्या करते हैं, हम सबसे पहले बोलते हैं कि हमारे पास एक एसिड बढ़ गया, एसिड बढ़ेगा ना क्योंकि एडवांस है तो उसे प्रीपेड ऑफिस रेंट बोलेंगे। तो हम ऐसे लिखते हैं कि हमारे पास प्रीपेड ऑफिस रेंट इंक्रीज हो जाएगा, कितने से इंक्रीज होगा ये इंक्रीज हो जाएगा 600 से। और एक एसिड कैश हमारे पास से डिक्रीज हो जाएगा कितने से, 600 से। अब आप देखें फर्नीचर पे तो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब जितने से एक एसिड बढ़ रहा है प्रीपेड, उतने से ही हमारा एक कैश कम हो गया, तो टोटल एसिड पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। और राइट हम किसी का भी चेंज नहीं करेंगे, ना आउटसाइडर का ना ऑनर का। सही, ऐसा इम्पैक्ट दिखाएंगे। ऐसा इम्पैक्ट कब दिखाएंगे, जब आपने पेमेंट जो की है वो एडवांस पेमेंट है और आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा, तो वो एसिड होगा, उसको इस तरीके से लिखेंगे। लेकिन अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 जो कर रहे हैं उसके अंदर ये एडवांस पेमेंट नहीं है, उसके अंदर हमने जो रेंट पे किया है वो उसी महीने का रेंट है। देखें अभी आपको मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखें 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 की जो थर्ड ट्रांजेक्शन है उसके अंदर आप 300 का जो रेंट पे कर रहे हैं ये इसी महीने का रेंट है, तो ये एक्सपेंस की पेमेंट है। एक्सपेंस की पेमेंट जब होती है तो उसको कैसे आप रिकॉर्ड करते हैं, क्या आप बोलते हैं आपके पास एक एसिड कैश 300 रुपये कम तो हो गया, लेकिन जिस चीज़ की आपने पेमेंट की है वो यूज़ हो गई, एक्सपायर हो गई, ख़त्म हो गई, तो आपके पास कोई एसिड यहाँ पर इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि जिस चीज़ की आप पेमेंट कर रहे हो वो यूज़ हो चुका है। ऐसी कंडीशन में आप कैश तो कम करेंगे लेकिन आप किसी और एसिड में इजाफा नहीं करेंगे, जिसकी वजह से टोटल एसिड आपका कम हो जाएगा। तो आप राइट कम करेंगे किसका, राइट कम करेंगे ओनर का। और ओनर का राइट कम करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर -300 लिखेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पर माइनस लगा देते ना, यहाँ पर इस प्लस की जगह पर, तो इसका मतलब ये होगा कि इक्वेशन क्या बन जाएगी, एसिड इज इक्वल टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल, तो वो गलत हो जाएगा। इसी वजह से जब भी आपको ओनर का राइट कम करना हो आप यहाँ ब्रैकेट लगाकर माइनस लगाएंगे। तो ये जो ट्रांजेक्शन थी ना ये एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन थी। अगर कभी भी कोई आप रेंट पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग पे कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन पे कर रहे हो, तो सबसे पहले आप ये डिटरमिन करेंगे कि ये पेमेंट एक्सपेंस की है या एसिड की है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि इससे फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है तो वो एसिड की पेमेंट होगी, फिर यहाँ पर एसिड का टाइटल बनाएंगे। और अगर आपको लग रहा है नहीं इससे बेनिफिट हमें हो चुका है, पेमेंट यूज हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर कोई एसिड का टाइटल नहीं आएगा, बस एक एसिड कैश कम हो जाएगा और टोटल एसिड कम हो जाएगा और राइट हम किसका कम कर देंगे, ओनर का। सही, तो ये एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन थी। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कैसे होगा, 2500 में से लेस कर देंगे हम 300 को, तो ये आ गया हमारे पास 2200 और हमारे पास फर्नीचर जो है वो ऐसे आ जाएगा। लाइबिलिटी अभी भी नील है और ऑनर का राइट जो है वो 5000 में से आप लेस कर देंगे 300, तो ऑनर का राइट कितना आ गया हमारे पास 4700। तो दोनों साइड्स हमारी इक्वल हो गई, यहाँ भी कितना आ रहा है 4700 और यहाँ भी कितना आ रहा है 4700। तो अभी ये हमने 5वीं किस्म की ट्रांजेक्शन पढ़ ली एक्सपेंस की। सही, इसमें लेकिन ख्याल रखना है कि पेमेंट एक्सपेंस की है या एसिड की है। जैसे कि आप अगर क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे ना, तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन नंबर 2 में प्रीपेड रेंट बढ़ाकर कैश कम करेंगे, तो फिर राइट में कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने कैश कम करके ओनर का राइट कम कर दिया क्योंकि ये एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन। सही, अब ट्रांजेक्शन नंबर 4, 5 और 6 ये पुरानी है, ये आपको पहले से आती है। तो क्या लिखा हुआ है 4 में, सर्विस अंजाम दी और कैश कलेक्ट कर लिया 1000 रुपीज़, तो ये पुरानी है। तो सबसे पहले क्या सोचेंगे, कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं, तो क्योंकि हमने सर्विस अंजाम दी है कैश पर, तो एक एसिड कैश बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा बेटा, 1000 रुपीज़। तो आप क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे 1000 को। और कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं, कोई और एसिड नहीं बढ़ रहा, कोई एसिड कम हो रहा है नहीं, सर्विस अंजाम देते वक्त कोई एसिड कम नहीं होता। इसी वजह से हमारा टोटल एसिड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और हम राइट किसका बढ़ाएंगे, हम राइट बढ़ाएंगे ओनर का, क्योंकि जब भी सर्विस अंजाम देते हैं राइट किसका इंक्रीज होता है, ओनर का, क्योंकि सर्विस ओनर ने अंजाम दी है तो उसकी वजह से बढ़ने वाले एसिड पर राइट भी ओनर का होगा। तो ये पुरानी ट्रांजेक्शन थी, पहले हम कर चुके हैं। अब हम बैलेंस करेंगे कि 2500 में ऐड हो जाए, 2200 में ऐड हो जाएगा 1000, ये हो गया 3200 और हमारा फर्नीचर ऐसे आ जाएगा। इसके अलावा लाइबिलिटी नील आएगी और कैपिटल जो है वो कैसे आएगा, 4700 में ऐड हो जाएगा हमारा 1000। देखिए दोनों साइड जो है वो 5700 हो गई है और इसमें कुछ न्यू नहीं था, न्यू ट्रांजेक्शन नंबर 3 में था। इसके बाद वाली ट्रांजेक्शन भी पुरानी है। क्या लिखा हुआ है, सप्लाइज परचेज किए ऑन अकाउंट फ्रॉम रैक्सन कंपनी ₹200, ये भी पुरानी ट्रांजेक्शन है। सबसे पहले क्या सोचेंगे, कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं, तो क्या परचेज किया हमने, सप्लाइज, तो एक एसिड सप्लाइज हम बढ़ा देंगे कितने से
200 से। 200 से सप्लाईज बढ़ाने के बाद फिर हम ये सोचेंगे कौन कौन से एसिड कम हो रहे हैं, और क्योंकि हमने सप्लाईज ऑन अकाउंट परचेज किए तो किसी एसिड में कोई कमी नहीं होगी। सही है, तमाम एसिड पर नो इफेक्ट। अब एक एसिड बढ़ गया, कम तो कुछ हुआ ही नहीं, तो टोटल एसिड बढ़ जाएगा। और राइट हमें किसका बढ़ाना पड़ेगा? आउटसाइडर का। क्यों आउटसाइडर का बढ़ाना पड़ेगा? ओके, पेमेंट, क्योंकि हमने जो सप्लाईज खरीदी है वो किससे खरीदी है? आउटसाइडर से, और हमने पेमेंट उसको नहीं की है। जब भी हम पेमेंट नहीं करते तो राइट हम बढ़ाते हैं किसका? आउटसाइडर का। और ऑनर के राइट पर नो इफेक्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑनर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है ट्रांजेक्शन का। ये हमने क्या किया? अकाउंटिंग पेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा दिया, और कोई नई बात हमने नहीं सीखी। ये 3200 ऐसे आ जाएगा, 2500 भी ऐसे आ जाएगा, और सप्लाईज पहले 0 थी और 0 में ऐड हुआ 200, तो हमारे पास कितना आ गया? 200। और लायबिलिटी हमारे पास पहले 0 थी, 0 में ऐड हुआ 200, तो ये भी 200 आ गया, और कैपिटल हमारा ऐसे आ जाएगा। तो इस ट्रांजेक्शन में भी कोई नई बात नहीं थी। अब हम जा रहे हैं अगली ट्रांजेक्शन में, और वो ट्रांजेक्शन नंबर 6 ट्रांजेक्शन भी पुरानी है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सर्विस अंजाम दिए उधार पर और बिल भिजवा दिया उल्फत एंड सन्स को। बिल भिजवाने का मतलब है हमने उन्हें इनवॉइस भिजवा दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने हमें लिख के दिया है, हमने उनको इनवॉइस भिजवाए, उन्होंने ओरली बोल दिया कि हाँ भाई वो हमारे पैसे दे देंगे। इसका मतलब है जो हमारे कस्टमर है उल्फत एंड सन्स, वो हमसे ओरल प्रॉमिस कर रहे हैं, राइटिंग में प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं। ये भी पुरानी ट्रांजेक्शन है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 में की थी इस किस्म की ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले हम क्या सोचेंगे? कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं। जी, तो कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं? आपको बताया था कि जब भी हम कस्टमर को, देखिए मैं यहाँ पर आपको बता चुका हूँ, सर्विस अंजाम देते हैं तो हमारे पास अगर उसने पैसे नहीं दिए हैं, तो अगर वो ओरल प्रॉमिस कर रहा है तो अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं उसको, राइटिंग में प्रॉमिस कर रहा है तो उसे नोट रिसीवेबल कहते हैं, और ये दोनों एसिड्स होते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि कस्टमर हमसे ओरल प्रॉमिस कर रहा है, इस वजह से हम लिखेंगे कि हमारे पास एक एसिड बढ़ गया जिसका नाम क्या है? अकाउंट रिसीवेबल। हम उसको इंक्रीज कर देंगे। कितने से इंक्रीज करेंगे अकाउंट रिसीवेबल को? जितने ने सर्विस अंजाम दी है 750, तो 750 से हम ऑनर जो है वो अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज कर देंगे। बाकी तमाम एसिड पर नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि हमें कैश वगैरह तो नहीं मिला, उधार पे सर्विस है, तो तमाम एसिड पे नो इफेक्ट। अब एक एसिड बढ़ गया, कम तो कुछ हुआ ही नहीं, तो टोटल एसिड बढ़ जाएगा। और राइट यहाँ पर भी किसका बढ़ाएंगे? ओनर का। ओनर का क्यों बढ़ाएंगे? राइट, क्योंकि जो सर्विस अंजाम दी है, पहली बात है वो ऑनर ने अंजाम दी है, दूसरी चीज़ है इसके अगेंस्ट पैसा भी ऑनर को मिलेगा। सही, तो इसी वजह से ऑनर का राइट बढ़ाएंगे। जब भी सर्विस अंजाम दी जाती है तो राइट ऑनर का ही बढ़ता है। ये हमने क्या किया? अकाउंटिंग पेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा दिया। अब हम बैलेंस कर रहे हैं, तो बैलेंस में ये तीनों चीज़ें तो ऐसी की ऐसी कॉपी हो जाएंगी, क्योंकि इनमें कोई तब्दीली नहीं आई। जबकि अकाउंट रिसीवेबल पहले 0 था, अब ये ऐड हुआ 750 से, तो 750 आ गया। लायबिलिटी वैसी की वैसी रहेगी, जबकि कैपिटल जो है पहले था वो 5700, अब इसमें ऐड हो जाएगा 750, तो कैपिटल हो गया 6450। देखिए हमारे पास अभी जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यू ट्रांजेक्शन आई थी, दैट इज ट्रांजेक्शन नंबर 3। इसमें हमने क्या सीखा कि जब भी एक्सपेंस की पेमेंट हो, कैश कम करके ऑनर का राइट कम कर दो, लेकिन एक्सपेंस होना चाहिए। अगर वो एसिड है यानी फ्यूचर में बेनिफिट देने वाली चीज़ है, तो फिर आप कैश कम करके दूसरा एसिड बढ़ा देंगे तो राइट चेंज नहीं होगा। सही। अब हमारे पास ये लास्ट 3 ट्रांजेक्शन है, ये तीनों न्यू ट्रांजेक्शन है, लेकिन ये बहुत आसान ट्रांजेक्शन है। जैसे इसमें पहली 7 नंबर ट्रांजेक्शन क्या लिखी हुई है कि ऑनर ने पर्सनल यूज़ के लिए 100 रुपये बिजनेस से विड्रॉ कर लिए। अब एक बात ज़रा गौर से सुने आप, देखिए ऑनर अगर पर्सनल यूज़ के लिए कोई एसिड विड्रॉ करता है ना, तो ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की उलट हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट में वो क्या करता है? पर्सनल एसिड को बिजनेस में लगाता है, तो एसिड बढ़ाकर हम कैपिटल बढ़ाते हैं। अब जब वो पर्सनल यूज़ के लिए एसिड विड्रॉ कर रहा है, तो फिर हमें इसका उलट काम करना चाहिए। और ये जो पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर जब भी एसिड विड्रॉ करता है ना, तो उसको हम बिजनेस में कहते हैं ड्राइंग। क्या कहते हैं बेटा? ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है कि ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए कोई एसिड बिजनेस से निकाल कर लेकर जा रहा है। अब देखिए कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, वो कॉन्सेप्ट था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ऑनर के पर्सनल अफेयर्स और बिजनेस अफेयर्स को अलग अलग रखें आप। वो ये कहता है कि ऑनर की जो पर्सनल रेवेन्यूज़ हैं और बिजनेस की रेवेन्यूज़ हैं, इसको अलग अलग रखें। पर्सनल एक्सपेंसेस और बिजनेस के एक्सपेंसेस को अलग अलग रखें, और मतलब पर्सनल एसिड और बिजनेस एसिड को अलग अलग रखें। मतलब इसका रिकॉर्ड अलग होना चाहिए
ताकि हम बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी, बिजनेस की सॉल्वेंसी, बिजनेस की स्टैंडिंग जो है, जो बिजनेस स्टेटस है, उसको हम कंप्यूट कर सकें, कैलकुलेट कर सकें। ये कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये नहीं कहता कि आप बिजनेस के एसेट्स को अपनी पर्सनल लाइफ में लेकर नहीं जा सकते, यूज नहीं कर सकते। वो कहता है कि आप यूज तो कर सकते हैं, लेकिन इसका रिकॉर्ड अलग मेंटेन करेंगे आप। अब अगर फॉर एग्जांपल बिजनेस के कैश से अगर आप पर्सनल एक्सपेंसेस को पे कर दें, तो आप बिजनेस में ये नहीं लिखेंगे कि ये बिजनेस का एक्सपेंस है, बल्कि आप ये लिखेंगे कि पर्सनल एक्सपेंस है। तो पर्सनल एक्सपेंस लिखने का तरीका क्या है कि उसको आप ड्राइंग के टाइटल से लिखते हैं। तो व्हाट इज ड्राइंग? ड्रॉ मतलब होता है निकालना। यहाँ ड्राइंग का मतलब तस्वीरें बनाना नहीं है। ड्रॉ मतलब होता है निकालना। ड्राइंग मतलब उन्होंने पर्सनल यूज के लिए एसेट विदड्रॉ किया है। ड्राइंग को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि ड्राइंग इज विड्रॉल, विड्रॉल हो रहा है ऑफ एसेट। कैश नहीं, कोई भी एसेट विड्रॉ कर सकता है। ऑनर चाहे फर्नीचर भी विड्रॉ कर सकता है, ऑनर चाहे तो सप्लाई भी विड्रॉ कर सकता है। विड्रॉल ऑफ एसेट्स फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस से एसेट विड्रॉ कर रहा है, सही, फॉर पर्सनल यूज, अपने जाती इस्तेमाल के लिए निकाल कर घर ले गया। लेकिन ये जो निकाल के लेके जा रहा है ना, इसलिए निकालते वक्त ऑनर के माइंड में ये होना चाहिए कि वो जो प्रॉफिट मुझे फ्यूचर में होगा उसको मैं एडवांस में निकाल रहा हूँ। इसी वजह से इसे कहते हैं कि ये जो ड्राइंग होती है ना, ये इन एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट होती है। इन एंटीसिपेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब कि आप प्रॉफिट को पेशगी इस्तेमाल कर रहे हो, फ्यूचर में जो प्रॉफिट होगा उसको इस एसेट की जगह पे डाल दोगे। इन शॉर्ट, ड्राइंग का मतलब है कि ऑनर पर्सनल यूज के लिए एसेट बिजनेस से निकाल ले। और ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के खिलाफ नहीं है। हम लोग ड्राइंग लिखते हैं वहां पर बिजनेस में जहां पर ऑनर पर्सनल एक्सपेंडिचर्स कर रहा है बिजनेस के कैश से, बिजनेस में से कुछ निकाल रहा है पर्सनल लाइफ के लिए। तो ड्राइंग का टाइटल यूज करके हम उसको अलग से उसका टाइटल मेंटेन कर रहे हैं, अलग से डाटा मेंटेन कर रहे हैं कि पर्सनल लाइफ का है, बिजनेस का नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया क्या, 100 रुपये कैश। देखिए यहाँ कैश विड्रॉ कर रहा है, यहाँ लिखा हुआ है कि वो कैश विड्रॉ कर रहा है। अब ऐसी कंडीशन में आप किस तरीके से रिकॉर्डिंग करेंगे? देखिए आप क्या बोलेंगे, आपके पास यहाँ इक्वेशन में जब हमने एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन का डाटा मेंटेन किया था, तो आपने यहाँ देखा था कि यहाँ पर सिर्फ एसेट है, लाइबिलिटी और इक्विटी कैपिटल है। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंस का अलग से डाटा मेंटेन नहीं हो रहा है। अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सपेंस जब आ रहा है तो बस कैश कम करके ऑनर का राइट कम कर दे रहे हैं, अलग से एक्सपेंस का टाइटल मेंटेन नहीं कर रहे, अलग से रेवेन्यू का टाइटल मेंटेन नहीं कर रहे। एसेट का कर रहे हैं, लाइबिलिटी का कर रहे हैं, कैपिटल का कर रहे हैं। इसी तरीके से ड्राइंग का अलग से कोई टाइटल यहाँ पर नहीं आएगा, आगे वाले टॉपिक्स में आएगा, यहाँ नहीं आएगा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे भाई एक एसेट कैश मेरा 100 रुपये से कम हो गया, बस, बढ़ेगा कुछ भी नहीं। अगर फर्नीचर विड्रॉ करता फर्नीचर कम कर देते, सप्लाईज विड्रॉ करता सप्लाईज कम कर लेते। इन तमाम एसेट पे तो अभी फिलहाल नो इफेक्ट आएगा क्योंकि इनमें कमी नहीं हो रही है। अब एक एसेट कैश कम हो गया, बड़ा कुछ नहीं, तो टोटल एसेट हमारा कम हो जाएगा। और राइट हम किसका कम करेंगे? ऑफ कोर्स राइट हम ऑनर का कम करेंगे। वजह क्या है? क्योंकि ये एसेट किसने विड्रॉ किया है? ये ऑनर ने विड्रॉ किया है, ऑनर लेके गया है। तो देखिए इन्वेस्टमेंट की उलट हो गई। इन्वेस्टमेंट में क्या होता था, कैश बढ़ाकर कैपिटल बढ़ा रहे हैं या कैश कम करके कैपिटल कम कर रहे हैं, और कोई एसेट भी विड्रॉ कर सकता था ऑनर। तो ये न्यू ट्रांजेक्शन थी बस, बट दिस ट्रांजेक्शन इज वेरी सिंपल। तो आपने देखा कि ड्राइंग के वक्त क्या करते हैं, ओके, बाकी ये तमाम एसेट ऐसी की ऐसी आ जाएंगे। कैश हमने क्या कर दिया, कैश हमने कम कर दिया है, बाकी लाइबिलिटी भी ऐसी आ जाएगी। ओनर का राइट जो है वो हमारे पास पहले कितना था 6450, इसमें से आप माइनस कर देंगे कितना 100 रुपीज़, तो ऑनर का ऐड हो गया 6350। यहाँ भी इसको भी टोटल करें तो 6550, यहाँ भी टोटल करें 6550। तो ये देखिए हमने दो न्यू ट्रांजेक्शन पढ़नी। एक हमने पढ़ी ट्रांजेक्शन नंबर 3 एक्सपेंस की थी, कैश कम करके ऑनर का राइट कम कर दिया था। और ये ट्रांजेक्शन नंबर 7 ये ड्राइंग की थी, इसमें एसेट कम करके हमने ऑनर का राइट कम कर दिया है, सिंपल। इसके बाद आगे आ जाए, अब हम कर रहे हैं ट्रांजेक्शन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, रेक्सन कंपनी को 100 रुपये पे कर दिए ऑनर ने। क्यों पे कर दिए रेक्सन कंपनी को? देखिए रेक्सन कंपनी हमारा सप्लायर है, इस रेक्सन कंपनी से हमने 200 रुपये की सप्लाईज परचेज की थी। तो उस वक्त देखिए क्या हुआ था, उस वक्त हमारा सप्लाईज बढ़ गई थी और आउटसाइडर का राइट हमने बढ़ा दिया था। अब इसमें एक बात है कि आउटसाइडर का राइट कितना है हमारे बिजनेस में, 200 रुपये। सवाल ये है कि आउटसाइडर का राइट बिजनेस में 200 रुपये है, तो क्या आउटसाइडर का राइट सप्लाईज पर है या ओवरऑल एसेट्स पर आउटसाइडर का राइट 200 रुपये है? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, आउटसाइडर का राइट 200 रुपये का राइट, तमाम एसेट पर 200 रुपये का राइट है। मतलब कि टोटल एसेट में से 200 रुपये के एसेट किसके हैं? आउटसाइडर के हैं।
आप आउटसाइडर को पेमेंट कर रहे हो। पेमेंट करने का मतलब क्या हुआ, जब उसे आप पैसे दोगे तो आपके पास एक एसिड कैश कम हो जाएगा। अब आपने ये जो 100 रुपये दिए हैं, या आपने आउटसाइडर को आउटसाइडर के पैसे वापस किए हैं या अपने पैसे आउटसाइडर को दिए हैं? तो भाई आपने 100 रुपये आउटसाइडर के ही आउटसाइडर को वापस किए हैं। इसी वजह से यहाँ पे 100 रुपये कम होंगे, बाकी किसी एसिड पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्यों इम्पैक्ट नहीं आएगा? क्योंकि कोई भी एसिड मजीद हमने आउटसाइडर को नहीं दिया, तो एक एसिड कैश कम कर देंगे, और क्योंकि एसिड कम हो रहा है, बढ़ कुछ नहीं रहा, तो टोटल एसिड आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हम राइट किसका कम करेंगे, आउटसाइडर का। आउटसाइडर का राइट क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि हमने पेमेंट किसको की है, आउटसाइडर को पेमेंट की है, इसी वजह से आउटसाइडर का राइट कम करेंगे। अच्छा, ये जो पेमेंट हुई है पार्शियल पेमेंट हुई है, 100 रुपये अभी हमने पे नहीं किए हैं, 100 रुपये हम फ्यूचर में उसको पे करेंगे, और ओनर के राइट पर क्या आएगा हमारे पास, नो इफेक्ट। तो जब भी आउटसाइडर को पेमेंट करें, कैश कम करें, और राइट किसका कम कर दें, ओनर का, आउटसाइडर का, तो ओनर के राइट पे नो इफेक्ट। अब इसमें आप क्या करेंगे, बैलेंस 100 लेस हुआ, 3000 रह गया, बाकी एसेट्स ऐसी आ जाएंगे। सही, लाइबिलिटी कम हो गई हमारी, तो 200 में से आप जो है वो 100 रुपये कम कर देंगे, तो 100 रुपये का आउटसाइडर का राइट रह गया, और ओनर का राइट जो है वो कितना आ गया, 6350। ये हमारा बैलेंस हो गया। तब तक हमने 3 न्यू ट्रांजेक्शन पढ़ ली, एक्सपेंस की, कैश कम करके ओनर का राइट कम करो, इसके अलावा ये ड्राइंग वाली, एसिड कम करके ओनर का राइट कम करो, और ये वाली कि भाई जब भी आउटसाइडर को पेमेंट हो, कैश कम करके आउटसाइडर का ही राइट कम करेंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक मिस्टेक करता है, वो ना सप्लाईज भी कम कर देगा। वो सप्लाईज कम नहीं होंगी, क्योंकि हम आउटसाइडर को सप्लाईज वापस नहीं कर रहे हैं, उसे कैश पे कर रहे हैं। ये बात जो है अपनी माइंड में रखिएगा आप। अब आखिरी ट्रांजेक्शन देखें, क्या लिखी हुई, रिसीव कैश 500 फ्रॉम उल्फत एंड सन्स। उल्फत एंड सन्स से 500 रुपये ले लिए। भाई क्यों ले लिए 500 रुपये उल्फत एंड सन्स से? क्योंकि हमने उल्फत एंड सन्स को सर्विस दी थी 750 की, उसके अगेंस्ट हम उनसे 500 ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले सोचेंगे कौन कौन से एसिड बढ़ रहे हैं। तो देखिए हमारे पास एक एसिड कैश बढ़ेगा, क्योंकि हमने उनसे 500 रुपीज़ रिसीव किए। अब ये 500 किस चीज़ के अगेंस्ट रिसीव किए, इस अकाउंट रिसिबल के अगेंस्ट रिसीव किए, क्योंकि उसने हमसे प्रॉमिस किया हुआ था, उस प्रॉमिस के अगेंस्ट हमें पैसा मिला। तो ये प्रॉमिस था कितना पहले उसका, 750। अब 750 में से उसने हमें 500 रुपये दे दिए हैं, तो उसके प्रॉमिस में हम कितने से कमी कर देंगे, 500 से। तो टोटल अभी बाकी तमाम एसिड पर नो इफेक्ट आएगा, क्योंकि हमने उस कस्टमर से कलेक्शन किए है जिसने हमें प्रॉमिस दिया हुआ था, तो कैश बढ़ा के प्रॉमिस को कम करेंगे। अब लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जितने से बढ़ रहा है उतने से ही कम हो रहा है, इसी वजह से टोटल एसिड पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, और हम राइट किसी का भी चेंज नहीं करेंगे, ना ओनर का ना आउटसाइडर का। तो देखिए इस ट्रांजेक्शन के अंदर हमने ओनर का राइट नहीं बढ़ाया। इसका एक रीज़न और भी हो सकता है कि देखिए 750 से जो हमने पहले सर्विस अंजाम दी थी, उसके अगेंस्ट हम ओनर का राइट पहले ही 750 से बढ़ा चुके हैं ट्रांजेक्शन नंबर 6 में। तो अब इस ट्रांजेक्शन में दोबारा थोड़ी कोई राइट बढ़ेगा, क्योंकि ये जो पैसा है वही वाला 750 में से रिसीव हो रहा है। और दूसरा तरीका क्या बताया था, जितने से बढ़ रहा है एक एसिड उतने से दूसरा एसिड कम हो गया, तो टोटल एसिड तो वही रहेगा। सही है, ये हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट दिखा दिया। अब हम बैलेंस कर लेंगे, तो ये 3500 हो गया, बाकी ये एसिड ऐसी आ गया 2500, ये 2000 आ गया, और जो अकाउंट रिसिबल है वो 750 था, और उसमें से हम ये लेस कर देंगे 500, तो जो अकाउंट रिसिबल है वो हो गया 2500। लायबिलिटी ऐसी आ जाएगी, और ओनर का राइट भी ऐसे आ जाएगा। सही, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब हम टोटल करें तो देखें टोटल कितना बन रहा है हमारा, टोटल बन रहा है हमारा 6450 दोनों साइड का। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6450। सही है, 6450। तो अभी हमने इस दफ़ा 4 न्यू ट्रांजेक्शन पढ़ी। क्या क्या, सबसे पहले एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन, कैश कम करो और ओनर का राइट कम कर दो। दूसरा ड्राइंग, उसमें भी एसिड कम होगा, ओनर का राइट कम होगा। तीसरा, अगर सप्लायर को पेमेंट कर दें तो कैश कम करके आउटसाइडर का ही राइट कम करेंगे, यानी कि सप्लायर का लायबिलिटी कम करेंगे। और फिर उसके बाद अगर रिसिबल की कलेक्शन हो जाए तो कैश बढ़ा के अकाउंट रिसिबल क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो देखिए हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए। अब आपका काम क्या है कि 1 2 3 4 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं, इनको आप पहले क्या करें, पहले 2-2 मरतबा सॉल्व करें, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 6 7 सॉल्व करेंगे। इस तरीके से काम होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 13 तक आप इसको सॉल्व करें। सही, इसमें तो कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। जैसे ये क्वेश्चन है, सही, इसके अंदर बल्कि आप लोग इसे सॉल्व करें, और अगर आपको किसी ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लें ट्रांजेक्शन,
इंशाल्लाह फिर मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा कि कौन सी ट्रांजेक्शन में किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा। अब आ जाएं आगे। देखें हमारे पास, अच्छा कुछ ट्रांजेक्शन बता दूं मैं आपको। चले क्वेश्चन नंबर 5 बता देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके अंदर इमरान प्रिंटिंग एंड कंपनी का बिजनेस है। अब पहली ट्रांजेक्शन में देखें उसने कैश इन्वेस्ट किया है 50,000, तो क्या करेंगे आप, एक ऐसी कैश बढ़ा के कैपिटल बढ़ा देंगे। दूसरी परचेज की ऑफिस सप्लाइज कैश पर, तो आप ऑफिस सप्लाइज बढ़ा देंगे, कैश कम करेंगे और टोटल एसेट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, राइट चेंज नहीं होगा। अगली भी यही है, फर्नीचर बढ़ा देंगे, कैश कम कर देंगे, टोटल एसेट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, राइट चेंज नहीं होगा। 4 में प्रिंटिंग इक्विपमेंट खरीदी उधार पर, तो एक एसेट प्रिंटिंग इक्विपमेंट बढ़ा देंगे और कोई एसेट कम नहीं होगा क्योंकि हमने पेमेंट ही नहीं की, तो टोटल एसेट बढ़ेगा और राइट आउटसाइडर का बढ़ाएंगे। फिर सर्विस अंजाम दे रहे हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, कैश बढ़ा देंगे, कोई एसेट कम नहीं होगा, टोटल एसेट बढ़ेगा और राइट ओनर का बढ़ाएंगे। फिर हमने ऑफिस रेंट पे किया, इसी महीने का ये एक्सपेंस है, इसमें कैश कम करके टोटल एसेट कम होगा, राइट ओनर का कम कर देंगे। फिर पर्सनल यूज़ के लिए ऑनर ने विड्रॉ किया 6,000, तो ये ड्रॉइंग है, कैश कम करेंगे और ओनर का राइट कम कर देंगे। इसके बाद सर्विस अंजाम दे रहे हैं, उधार पर अंजाम दे रहे हैं, तो एक एसेट अकाउंट रिसीव बढ़ेगा, कोई एसेट कम नहीं होगा, टोटल एसेट बढ़ जाएगा और राइट किसका बढ़ा देंगे, ओनर का। अब यहाँ पर जो ये रिसीव कर रहा है ना आगा खान हॉस्पिटल से 1,30,000, ये इसी प्रॉमिस के अगेंस्ट रिसीव कर रहा है, अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट। तो इसमें आपको कैश तो बढ़ाना है, लेकिन आप ऑनर का राइट नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि आप अकाउंट रिसीवेबल कम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास उसका अकाउंट रिसीवेबल मौजूद है। क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में हमने सर्विस नहीं दी, ये वाली में 9th में हमने तो इसमें कैश लिया है सिर्फ, तो कैश बढ़ा के अकाउंट रिसीवेबल कम करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 की लास्ट ट्रांजेक्शन में किया था। टोटल एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, राइट चेंज नहीं होगा। अभी तो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसके अंदर ये ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ, ड्राई क्लीनिंग मशीन खरीदी है हमने, 80,000 उसकी वैल्यू है, वर्थ मतलब उसकी वैल्यू 80,000 है, 20,000 दे दिए, बाकी बैलेंस उधार पर है। तो इसमें क्या होगा, एक एसिड ड्राई क्लीनिंग मशीन बढ़ जाएगा, एक एसिड कैश कम हो जाएगा। अब हमने ड्राई क्लीनिंग मशीन जो 80,000 से बढ़ी, कैश कम हुआ 20,000 से, तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आया, 60,000 से टोटल एसिड बढ़ गया। तो राइट हम किसका बढ़ाएंगे इसमें, आउटसाइडर का 60,000 से, बस ओनर का राइट को नहीं आपको ही छेड़ेंगे इसमें। 5वीं ट्रांजेक्शन में देंगे, सर्विस अंजाम दी, कैश दे दी और कैश मिल गया है, तो कैश बढ़ा के ओनर का राइट बढ़ा देंगे। 4 सिंपल है। इसमें देंगे हमने बिल भिजवा दिया आगा खान को सर्विस अंजाम देने की वजह से, बिल क्यों भिजवाया, उन्होंने पैसे नहीं दिए होंगे, इसका मतलब है भी यहाँ पर हमें उससे ओरल प्रॉमिस मिलेगा, तो यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल बढ़ा देंगे और ओनर का राइट बढ़ा देंगे। ये एक्सपेंस की ट्रांजेक्शन है ये वाली, सही है। यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल के अगेंस्ट कलेक्शन हो रही है आगा खान से, और ये हम आउटसाइडर को पेमेंट कर रहे हैं, कैश कम करके आउटसाइडर का राइट कम करेंगे इसमें हिलाल इन कंपनी का। अच्छा, इसके बाद 7th ईजी है ट्रांजेक्शन। अब 7th में ये वाली ट्रांजेक्शन है, हमने ऑफिस सप्लाइज खरीदी है, उधार पे खरीदी है ना, सिर्फ नाम लिखा हुआ है, तो ऑफिस सप्लाइज बढ़ा के आउटसाइडर का राइट बढ़ाएंगे। यहाँ हमने सर्विस अंजाम दिए, उधार पे अंजाम दिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ाकर ऑनर का राइट बढ़ाएंगे। यहाँ पर कैश पे सर्विस दी है, कैश बढ़ा के ऑनर का राइट बढ़ाएंगे। यहाँ पर कैश ले लिया अकरम से, तो अकरम से पहले प्रॉमिस मिला है ना यहाँ पर 5 में, तो फिर 7 में क्या करेंगे, कैश बढ़ाकर अकाउंट रिसीवेबल कम कर देंगे। 8 सिंपल है। 9 भी आप देख लीजिएगा। 9 में देखें, यहाँ पर हमने लैंड परचेज की 30,000 की, इस लैंड के अगेंस्ट हमने यहाँ पर आधी लैंड बेच दी है, 15,000 वाली लैंड 15,000 में उधार में बेच दी। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पे उधार पे बेचिए तो कस्टमर से हमें प्रॉमिस मिलेगा, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ाएंगे, और लैंड जो हमने बेच दी है तो लैंड कम कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, लैंड अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया, लैंड कम हो गई, तो जितने से अकाउंट रिसीवेबल बढ़ेगा उतने से लैंड कम होगी, तो राइट में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर भी हालांकि अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल आने का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा राइट बढ़ाएंगे, बल्कि आप ये देखेंगे कि आपका टोटल एसेट बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। टोटल एसेट बढ़ेगा तो राइट बढ़ेगा। अब ये वाली ट्रांजेक्शन में हमारे पास जितने से अकाउंट रिसीवेबल बढ़ रहा है उतने से लैंड कम हो रही है, तो टोटल एसेट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल है। इसमें ये 2 ट्रांजेक्शन देख लीजिएगा आप। जैसे ये ट्रांजेक्शन है, इसमें सर्विस अंजाम दी हमने कमाल इन कंपनी को, 500 रुपये उसने दे दिए, 3,500 वो बाद में देगा हमें। अब देखें यहाँ पर 2 एसेट बढ़ेंगे, कैश बढ़ेगा 500 रुपये और अकाउंट रिसीवेबल बढ़ेगा 3,500 रुपये, और ओनर का राइट कितने से बढ़ेगा, हाँ बिल्कुल सही कहा बेटा, 4,000 से ओनर के राइट में इजाफा करेंगे आप। यहाँ पर देखें आप, फर्नीचर परचेज किया, 300 रुपये पे कर दिए, बाकी 700 बाद में देंगे, तो फर्नीचर कितने का हो गया, यस 1,000 का हो गया। तो 1,000 से फर्नीचर बढ़ाएंगे, 300 से कैश कम करेंगे, टोटल एसेट पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। टोटल एसेट बढ़ेगा, सॉरी कितने से बढ़ेगा, 700 से, क्योंकि 700 हमने पे नहीं किए, तो उससे हम किसका राइट बढ़ाएंगे, आउटसाइडर का। बाकी ये जो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर ये जो ट्रांजेक्शन लिखी हुई है ना, ये कि हमने जो है इन्वेस्टमेंट की है, कैश, फर्नीचर, शॉप एंड बैंक, तो यहाँ पे 4 एसेट बढ़ेंगे,
चारों एसिड को बढ़ा के ऑनर का राइट बढ़ाएंगे आप। इसके अलावा यहाँ पर हमारी ट्रांजेक्शन नंबर 2 जो है, इसमें हमने कंप्यूटर परचेज किया। कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं आपको बताया था, इक्विपमेंट कहेंगे, और एयर कंडीशनर को भी क्या कहेंगे, इक्विपमेंट। तो ट्रांजेक्शन नंबर 2 में भी जब आप एसिड परचेज कर रहे हैं तो आप कौन से एसिड को इंक्रीज करेंगे, इसमें आप इंक्रीज करेंगे इक्विपमेंट को। और ट्रांजेक्शन नंबर 4 के अंदर भी आप किसको इंक्रीज करेंगे, इक्विपमेंट को। यानी एक ही टाइटल, ट्रांजेक्शन नंबर 2 में भी इक्विपमेंट आएगा, ट्रांजेक्शन नंबर 4 में भी इक्विपमेंट आएगा, और दोनों हम उधार पे खरीद रहे हैं तो आउटसाइडर का राइट बढ़ाएंगे। इसके अलावा ये वाली ट्रांजेक्शन देखें आप, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, इसमें क्या होगा, हमने सिर्फ कस्टमर से कलेक्शन की है, यानी यहाँ पे हम सर्विस अंजाम नहीं दे रहे, कलेक्शन की है। किस कस्टमर से कलेक्शन की होगी, जिसको हमने पहले उधार पे बेचा था। देखिए 5 में हमने उधार पे बेचा है ना, 1 लाख का माल बेचे, उसके 1 लाख की सर्विस दी है, तो उसके अगेंस्ट हमने 10,500 रुपये कस्टमर से ले लिए। तो यहाँ कैश बढ़ाकर अकाउंट रिसीवेबल कम करेंगे 7th में। बाकी ये जो हम ट्रांजेक्शन करेंगे इसमें अकाउंट रिसीवेबल बढ़ाकर ऑनर का राइट बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखें आप 9th में सर्विस अंजाम दिए उधार पर भी कैश पर भी, तो दोनों एसिड इंक्रीज करेंगे, कैश भी और अकाउंट रिसीवेबल भी। इस क्वेश्चन के अंदर देखें, इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर दूसरी ट्रांजेक्शन में ऑनर ने अपने पर्सनल बैंक को बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो यहाँ बैंक बढ़ाकर ऑनर का राइट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट है ये। और इसके अंदर देखें 3 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए की एक मशीन है और इन्होंने 3 मशीनें खरीदी हैं, तो 3 लाख की मशीनें हो गई। आधा अमाउंट 1/2, आधा पे कर दिया, आधा पे नहीं किया, तो 3 लाख से मशीनें बढ़ाएंगे, ड्राई क्लीनिंग मशीन, और 1.5 लाख से कैश कम करके 1.5 लाख से ऑनर का राइट, आउटसाइडर का राइट बढ़ा देंगे। बाकी इनको कर लीजिएगा तमाम क्वेश्चंस को, सही बेटा। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का काम मैंने आपको करवा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 तक आप जो है वो कंप्लीट करें और सोल्यूशन फिर मैं आपको दे दूंगा इसका, सही है। जज़ाकल्लाह, ये हमारा काम हो गया। अब आ जाएं आप आगे। देखिए जब हम इक्वेशन कंप्लीट कर लेते हैं ना, हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो कुछ कंक्लूजन्स हमारे सामने आते हैं। तो कंक्लूजन नंबर 1 हमारे सामने आ रहा है अभी। कंक्लूजन नंबर 1 ये है कि ओनर, आपने देखा होगा कि ओनर के राइट में इजाफा जो होता है ना, वो इन 2 वजूहत की बिना पर होता है। या तो आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो रही होगी तो ऑनर का राइट बढ़ता है, या आपके बिजनेस में रेवेन्यू अर्न हो रही होगी। रेवेन्यू हम कैसे अर्न करते हैं, सर्विसिंग बिजनेस में सर्विस अंजाम देकर, रेंडर्ड सर्विसेज लिखा हुआ नजर आता है, तो उसमें हम सर्विस अंजाम दे रहे होते हैं। तो हमारे पास 2 रीजंस की वजह से ऑनर का राइट बढ़ता है। इसका ऑनर का राइट कम कब होता है, ड्राइंग की वजह से कम होता है, एक्सपेंस की वजह से कम होता है। यानी अगर किसी ट्रांजेक्शन में अब ऑनर के राइट को चेंज कर रहे हैं, तो या तो इन्वेस्टमेंट हो रही होगी या रेवेन्यू होगी, तो ऑनर का राइट बढ़ रहा होगा, या फिर ड्राइंग और एक्सपेंस की वजह से ऑनर का राइट क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि जो आपके इक्वेशन के सोल्यूशन है ना, जैसे ये सोल्यूशन है आपके इक्वेशन का, सही है, इसमें आपको यहाँ जहाँ जहाँ ऑनर का राइट तब्दील हो रहा है, जैसे यहाँ पे 5,000 बढ़ रहा है या 300 कम हो रहा है, और इसके अलावा यहाँ 1000 बढ़ रहा है या 750 बढ़ रहा है या 100 रुपये कम हो रहा है, तो ये जहाँ जहाँ ऑनर का राइट चेंज हो रहा है ना, वहाँ वहाँ आपको उसके सामने रीज़न लिखना है कि ऑनर का राइट क्यों चेंज हो रहा है, सही। आपको वहाँ पे रीज़न लिखना है सामने। अब रीज़न क्या लिखेंगे कि अगर ऑनर का राइट बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट की वजह से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर सामने इन्वेस्टमेंट लिख देंगे। और अगर फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू की वजह से बढ़ रहा है तो रेवेन्यू का टाइटल आएगा, और अगर एक्सपेंस की वजह से कम हो रहा है तो एक्सपेंस का नाम लिखेंगे, और अगर ड्राइंग की वजह से कम हो रहा है तो ड्राइंग का नाम लिखेंगे। ये काम आपको करना है। अब ये कैसे करेंगे आप, देखिए इसमें बहुत आसान है। ये जहाँ इन्वेस्टमेंट हो वहाँ इन्वेस्टमेंट लिख दो, जहाँ एक्सपेंस हो वहाँ एक्सपेंस का नाम लिख दो, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस वगैरह। जहाँ ड्राइंग हो वहाँ ड्राइंग लिख दो, यहाँ पर सामने ऑनर के राइट में, आउटसाइडर के राइट में नहीं करना है आपको। लेकिन जहाँ पर रेवेन्यू आएगी ना और ऑनर का राइट बढ़ रहा होगा, वहाँ पर आपको ये रेवेन्यू के टाइटल्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो मैंने बता दिया, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए मैंने, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सम एग्जाम्पल्स। यहाँ क्या लिखा हुआ है, सम एग्जाम्पल्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं किसकी, टाइटल्स की। और कौन से रेवेन्यू के टाइटल है जो कहाँ यूज होंगे, सर्विसिंग बिजनेस में, ट्रेडिंग बिजनेस का नहीं है ये। अब सर्विसिंग बिजनेस में फी इनकम का टाइटल आप कब यूज करेंगे, जब बिजनेस इसका हो, डॉक्टर का या टीचर का या लॉयर का या ऑडिटर का, इनमें से किसी का बिजनेस होगा तो आप कौन सा टाइटल यूज करेंगे रेवेन्यू के लिए, फी इनकम। इसी तरीके से अगर आप ब्रोकर हैं, बायर और सेलर को मिलाते हैं तो आप क्या लेते हैं, कमीशन, तो आपकी इनकम का टाइटल क्या होगा, कमीशन इनकम। अगर आप मशवरे देते हैं, किस किस के मशवरे हो सकते हैं, हेल्थ का मशवरा हो सकता है, एजुकेशन का मशवरा हो सकता है, रिहाइश का मशवरा हो सकता है, डिफरेंट मशवरे हो सकते हैं, करियर का मशवरा हो सकता है। तो अगर आप मशवरे देते हैं तो आपके मशवरा देने की इनकम को हम क्या बोलेंगे, कंसल्टेशन इनकम। इसके अलावा कुछ ऐसे इदारे होते हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहाँ पे एडमिशन के पैसे लेते हैं। जैसे सैनमा आप जाएंगे तो आपको दाखिले का पैसा लेते हैं ना आपसे, स्टेडियम में आपसे दाखिले का पैसा लेते हैं, जू, म्यूजियम, पार्क वगैरह। यानी इसके अंदर आप चले जाएँ तो अंदर आप अगर
स्टेडियम के अंदर मैच ना देखें तो आपको कोई कुछ आके बोलेगा थोड़ी। अगर म्यूजियम में आप कोई चीज़ नहीं देख रहे, जू के अंदर जानवर नहीं देख रहे, तो आपको आके कोई कुछ नहीं बोलेगा। सही है, इसका मतलब है ये लोग एंट्री का पैसा लेते हैं, एंट्री के बाद आपको ही छोड़ देते हैं अंदर। सही, तो इनकी इनकम क्या कहलाती है? एडमिशन इनकम। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टर अगर कोई सर्विस दे रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन इनकम कहलाएगी। सामान अगर लेकर जा रहा है कहीं किसी का तो वो रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो कहलाती है। और रेवेन्यू फ्रॉम पैसेंजर कब कहलाएगी? जब वो पैसेंजर्स लेके जाएगा। तो ये देखिए, ये दोनों स्पेसिफिक टाइटल है। पैसेंजर के लिए रेवेन्यू फ्रॉम पैसेंजर होगा, और रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो कब यूज करेगा? ट्रांसपोर्टेशन वाला जब सामान लेके जाएगा। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इनकम जनरल टाइटल है, मतलब ट्रांसपोर्टर अगर चाहे तो रेवेन्यू फ्रॉम कार्गो, रेवेन्यू फ्रॉम पैसेंजर के बजाय ट्रांसपोर्टेशन इनकम का टाइटल रेवेन्यू के लिए यूज कर ले। तो ये सारे टाइटल रेवेन्यू के टाइटल है। सही, और कोई रिपेयरिंग कर रहा है, फ्रिज रिपेयर कर रहा है, गाड़ी रिपेयर कर रहा है, तो उसकी इनकम को हम रिपेयरिंग इनकम बोल सकते हैं। इसी तरीके से रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, सर्विस इनकम, बहुत सारे टाइटल हो सकते हैं। सही है, तो आपको क्या करना होगा, जब आप रेवेन्यू का टाइटल डिफाइन करेंगे ना, तो बिजनेस को देखना पड़ेगा कि बिजनेस कौन सा है। लेकिन अगर इस लिस्ट में से कोई टाइटल नहीं है, आपका बिजनेस ऐसा है कि इस लिस्ट में नहीं है, जैसे हमने अभी ये क्वेश्चन देखा था ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 देखें आप, 5 या 6 था, हाँ 5। इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रिंटिंग का बिजनेस करते हैं, प्रिंटिंग करते हैं। तो आप ये देखें कि ये जो मैंने लिस्ट प्रोवाइड किया, इसमें प्रिंटिंग का तो कोई बिजनेस ही नहीं लिखा हुआ। तो ऐसी कंडीशन में आप टाइटल खुद बना सकते हैं। वैसे हम यहाँ पर क्या टाइटल बनाएंगे? प्रिंटिंग इनकम। लेकिन फिर भी अगर आपसे टाइटल ना बन रहा हो ना, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप क्या करें, आप एक टाइटल यूज करें, दैट इज सर्विस इनकम। सर्विस इनकम का टाइटल ऐसा है जो हर जगह यूज हो सकता है, तो आप सर्विस इनकम का टाइटल यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टाइटल समझ में ना आ रहा हो, सही है, या फिर बिजनेस का पता ही ना हो कि कौन सा सर्विस इन बिजनेस कर रहा है वो, तो आप सर्विस इनकम का टाइटल यूज कर लेंगे। अब आइए जरा, अब मैं आपको यहाँ पे टाइटल लिख के दिखाता हूँ। देखिए, आपको कैपिटल जहां तब्दील हो रहा है ना, इफेक्ट वाली लाइन वहां पे टाइटल लिखने। जैसे इस पूरे क्वेश्चन में हमारे पास कहीं पर भी राइट चेंज नहीं हो रहा, मां सिवाय ट्रांजेक्शन नंबर 1 के। तो यहाँ पर ऑनर का राइट बढ़ रहा है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि ऑनर के राइट में इजाफे की 2 वजूहत हैं, या तो इन्वेस्टमेंट हो रही होगी या फिर हम रेवेन्यू अर्न कर रहे होंगे। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है या रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, हमें कैसे मालूम चलेगा? हम क्वेश्चन में जाके देख लेंगे। क्वेश्चन में पहली ट्रांजेक्शन में देखेंगे क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है 5 लाख से। तो आपको क्या करना है, सिंपल आप यहाँ आएंगे और आप यहाँ पर आकर इन्वेस्टमेंट लिख देंगे, बस ये करना है आपको। बाकी कहीं भी राइट चेंज नहीं हो रहा, देखिए ना यहाँ पे चेंज हो रहा है, बैलेंस में नहीं देखना है, इफेक्ट में देखना है, ना यहाँ तब्दील हो रहा है, ना यहाँ तब्दील हो रहा है, ना यहाँ तब्दील हो रहा है। तो बस ये इन्वेस्टमेंट लिख के छोड़ दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 2 में आए, यहाँ ऑनर का राइट बढ़ रहा है 7 लाख से। तो आप जाके देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में 7 लाख से देखिए ट्रांजेक्शन नंबर 1 में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई है, स्टार्टेड बिजनेस लिखा हुआ है। तो आप यहाँ सामने क्या लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा कहीं पे भी ऑनर का राइट चेंज नहीं हो रहा, ना यहाँ हो रहा है, ना यहाँ हो रहा है, ना यहाँ हो रहा है, तो आप छोड़ देंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में आए, 3 में ऑनर का राइट पहले में बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे 3 में पहले में क्या हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो आप यहाँ पर आके क्या लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा ऑनर का राइट यहाँ चेंज नहीं हो रहा तो छोड़ देंगे, यहाँ चेंज नहीं हो रहा तो छोड़ देंगे, यहाँ चेंज नहीं हो रहा तो छोड़ देंगे। अब यहाँ ऑनर का राइट देखें 2 लाख से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? आप देखें 2 लाख से हमने सर्विस अंजाम दी थी। अब बिजनेस कौन सा है हमारा, ड्राई क्लीनिंग का। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रेवेन्यू की वजह से ऑनर का राइट बढ़ रहा है ना, तो रेवेन्यू का टाइटल लिखना है आपको यहाँ पे। अब ड्राई क्लीनिंग का रेवेन्यू का टाइटल तो मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताया, तो ऐसी कंडीशन में आप खुद टाइटल बना सकते हैं। आप यहाँ लिख दें ड्राई क्लीनिंग इनकम। सही, इसके बाद दोबारा देखें 3 लाख से ऑनर का राइट बढ़ रहा है। तो आप जाएं और आप देखें क्यों बढ़ रहा है, तो यहाँ भी देखें हमने सर्विस अंजाम दी, आखिरी वाले में भी सर्विस अंजाम दी है। तो आप जाकर यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, ड्राई क्लीनिंग इनकम, और यहाँ भी क्या लिख देंगे, ड्राई क्लीनिंग इनकम। तो इस तरीके से आपको टाइटल्स लिखने कहाँ पर, जहाँ कैपिटल चेंज हो रहा है, और कैपिटल जहाँ चेंज हो रहा है ना, उसमें इफेक्ट की लाइन के सामने आप लिखेंगे। एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में। सही, पहले ऑनर का राइट बढ़ रहा है, तो आप जाएंगे और आप देखेंगे क्यों बढ़ रहा है राइट भाई क्वेश्चन नंबर 4 में ऑनर का। तो देखिए यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट हुई है, तो आप जाएंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, इन्वेस्टमेंट। फिर ऑनर का राइट चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पर, फिर देखिए 300 से कम हो रहा है। अब आप जाएंगे और आप देखेंगे क्यों कम हो रहा है राइट ऑनर का। यहाँ लिखा हुआ है देखिए रेंट पे किया है, और रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंस। और आपको देखिए पहले देखना है ना कि ऑनर के राइट में कमी की वजह क्या हो सकती है, ड्राइंग या एक्सपेंस।
तो ये जो हमारी ट्रांजेक्शन है इसमें क्या हो रहा है, ये एक्सपेंस है। तो आप जाकर यहाँ पर एक्सपेंस का पूरा नाम लिखेंगे, क्या, ऑफिस रेंट एक्सपेंस, और ये नाम ऑफिस एंड एक्सपेंस बिल्कुल एक्सपेंस के सामने आएगा। फिर आधार से देखें ऑनर का राइट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। तो आप जाके देखेंगे 1000 से ऑनर का राइट क्यों बढ़ रहा है, तो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए हमने सर्विस अंजाम दी है। और आपको मालूम है कि ऑनर का राइट बढ़ने की दो वजूहत है, या तो इन्वेस्टमेंट होगी या रेवेन्यू, और यहाँ पर हमने रेवेन्यू अर्न की है। और रेवेन्यू अर्न करने के लिए अब क्या टाइटल यहाँ पे लिखेंगे आप, यहाँ पर आधार के सामने, इसके लिए बिजनेस देखना पड़ेगा। और ये देखिए बिजनेस किसका है, ऑडिटर का। और ऑडिटर के लिए मैंने आपको बताया था कि ऑडिटर के लिए ये लिखा हुआ, देखिए ऑडिटर के लिए आप जो टाइटल यूज करेंगे वो फी इनकम होगा। तो रेवेन्यू में आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, फी इनकम। सही। इस तरीके से दोबारा देखें ऑनर का राइट 750 से बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है जाके देखेंगे, तो देखिए 750 से दोबारा हमने यहाँ पर सर्विस अंजाम दी। तो ऑनर का राइट सर्विस अंजाम देने की वजह से बढ़ रहा हो तो फिर रेवेन्यू का टाइटल आएगा, और रेवेन्यू का टाइटल आप क्या लिखेंगे, फी इनकम। फिर देखिए ऑनर का राइट कम हो रहा है, कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है 100 रुपये से, तो देखिए यहाँ पर हमने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला था। और ऑनर का राइट जब कम होता है तो उसके रीज़न दो होते हैं, या तो ड्राइंग या एक्सपेंस, और यहाँ पर रीज़न कौन सा है, ड्राइंग। तो आप यहाँ पर जाके क्या लिखेंगे, ड्राइंग, ड्राइंग का टाइटल आप लिख देंगे। फिर ऑनर का राइट ना यहाँ चेंज हो रहा है ना यहाँ चेंज हो रहा है, तो फिर आप ऑनर के राइट में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। तो करना क्या है बेटा, इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ऑनर का राइट जहाँ तब्दील हो रहा हो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जगह पे इन्वेस्टमेंट लिखनी है, ड्राइंग की जगह पे ड्राइंग, एक्सपेंस की जगह पे एक्सपेंस का नाम। लेकिन जहाँ इनकम अर्न हो रही हो, रेंडर सर्विस लिखा हो, वहाँ पर आपको रेवेन्यू का टाइटल लिखना है। लेकिन रेवेन्यू का टाइटल कैसे लिखेंगे आप रेवेन्यू का टाइटल तलाश करेंगे, नहीं अगर मिल रहा हो आपको तो फिर आप अपना टाइटल बनाएंगे या सर्विस इनकम लिख देंगे। यहाँ पर हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का कंक्लूजन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। और कंक्लूजन नंबर 1 क्या बताता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में ऑनर के राइट के बढ़ने की दो वजूहत हैं। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का बता रहा हूँ मैं आपको, आगे जाके ये कॉमेंट चेंज होगा जब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो। और अकाउंटिंग इक्वेशन में ऑनर के राइट में कमी की भी दो वजूहत हैं, और हमने इक्वेशन में इसको शो भी कर दिया। अब देखिए मामला क्या है, मामला ये है कि जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन बना लेंगे, जैसे बना ली, हमारा बिजनेस है, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बना ली, सारी इन्फॉर्मेशन मेंटेन कर दी, तो ये एक पेज पे नहीं आ रहा होगा, ये पेजेस पे आ रहा होगा, बहुत सारे पेजेस पे आ रहा होगा। अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन का डाटा अगर हम अपने क्रेडिटर को ले जाकर दें तो क्रेडिटर को हमारे बिजनेस के बारे में क्या मालूम चल रहा है, देखिए उसे ही मालूम चल रहा है कि हमारे पास कौन कौन से एसिड अभी मौजूद है, वो आखिरी लाइन को पढ़ेगा, बस पूरा थोड़ी पढ़ेगा वो। जिसमें से 100 रुपये के एसिड आउटसाइडर के हैं और 6350 के एसिड किसके हैं, ओनर के हैं, ये उसे पता चल रहा है। अब आप देखें, आप मुझे बताएं कि बिजनेस के एसिड में किसके एसिड ज़्यादा होने चाहिए, आउटसाइडर के या ओनर के, या तो ऑफकोर्स ऑनर के एसिड ज़्यादा होने चाहिए। जितने एसिड ऑनर के ज़्यादा होंगे ना उतना बिजनेस की सॉल्वेंसी ज़्यादा होती है, डेट पेइंग एबिलिटी ज़्यादा होती है। जितने हमारे बिजनेस में ऑनर के एसिड कम हो और आउटसाइडर के एसिड ज़्यादा हो, जितनी लायबिलिटीज ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा सॉल्वेंसी कम होगी। सॉल्वेंसी क्या होती है, देखें यहाँ मैंने आपको बताया लिखकर कि सॉल्वेंसी का मतलब होता है बिजनेस की कर्जा अदा करने की सलाहियत। इसको सॉल्वेंसी भी कहते हैं, डेट पेइंग एबिलिटी भी कहते हैं, क्रेडिट स्टैंडिंग भी कहते हैं। और प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है बिजनेस अपने एसिड को बिजनेस ऑपरेशन यानी रेवेन्यू एक्सपेंस की वजह से कितनी जल्दी से बढ़ा सकती है, उसे प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी मालूम चलती है रेवेन्यू एक्सपेंस से, सॉल्वेंसी मालूम चलती है एसिड, लायबिलिटी और कैपिटल से। यानी अगर आपको सॉल्वेंसी मालूम करनी है तो सॉल्वेंसी आपको नॉर्मली पता चल जाती है एसिड से, लायबिलिटी से एंड कैपिटल से, इससे आपको सॉल्वेंसी पता चल जाती है। जबकि प्रॉफिटेबिलिटी मालूम चलती है रेवेन्यू एंड एक्सपेंस से। अगर रेवेन्यू ज़्यादा हो और एक्सपेंस कम हो तो इनकम होती है, तो प्रॉफिटेबिलिटी होती है हमारी। और अगर रेवेन्यू कम हो एक्सपेंस ज़्यादा हो तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी हमारी नेगेटिव होती है, मतलब लॉस हो रहा होता है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर आप देखें तो आपको ये तो मालूम चल रहा है कि आज की सिचुएशन क्या है। आज हमारे पास इतने के एसिड हैं 6450 के, जिसमें 100 रुपये के आउटसाइडर के हैं और 6350 के ऑनर के हैं। तो आज की सॉल्वेंसी, आज की कर्जा अदा करने की सलाहियत तो आपको क्लियर हो रही है। लेकिन जो क्रेडिटर है ना, वो आज की कर्जा अदा करने की सलाहियत को नहीं जानना चाहता, सिर्फ वो ये जानना चाहता है कि मैं आपको लोन दे रहा हूँ 3 साल के लिए, तो 3 साल बाद आपकी सॉल्वेंसी रहेगी या नहीं रहेगी। अब 3 साल बाद सॉल्वेंसी कैसे रहेगी, 3 साल बाद सॉल्वेंसी उस वक्त रहेगी जब ये ऑनर का राइट जो 6350 है ये बढ़े। अगर ऑनर का राइट बढ़े फ्यूचर में तो आपकी सॉल्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी ऑनर का राइट कब बढ़ता है, जब रेवेन्यू ज़्यादा हो, एक्सपेंस कम हो। अब देखिए इन्वेस्टमेंट वाला जो
ऑनर का राइट बढ़ाने वाला तरीका है ना, वो शाज़ो नादिर ही होता है, हमेशा थोड़ी कोई ऑनर इन्वेस्टमेंट करेगा। इसका मतलब है ऑनर के राइट के बढ़ने की जो मेन वजह है वो क्या है कि रेवेन्यू ज़्यादा होनी चाहिए और एक्सपेंस कम होना चाहिए, तो ऑनर का राइट फ्यूचर में बढ़ता चला जाएगा। और अगर बैंक को पता हो कि आपके फ्यूचर में रेवेन्यू ज़्यादा होंगी और एक्सपेंसेस कम होंगे, अगर बैंक को ये पता चल जाए तो उसे फिर पता चल जाएगा क्रेडिटर को कि आपका फ्यूचर में ऑनर का राइट बढ़ने वाला है, तो वो समझ जाएगा कि फ्यूचर में सॉल्वेंसी बढ़ जाएगी। लेकिन बैंक कैसे मालूम करेगा फ्यूचर के बारे में? फ्यूचर प्रिडिक्ट होता है माजी की बुनियाद पर। माजी की रेवेन्यू एक्सपेंस का डाटा जब तक बैंक के पास नहीं होगा, बैंक फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। और हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने डाटा मेंटेन करके बैंक को या क्रेडिटर को हम दे रहे हैं, उसे सिर्फ क्या मालूम चल रही है? आज की सॉल्वेंसी, आज की कर्जा अदा करने की सलाहियत। उसे जो आज की प्रॉफिटेबिलिटी में मालूम नहीं चल रही, क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट लायबिलिटी कैपिटल का डाटा मेंटेन होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस का अलग से डाटा मेंटेन नहीं होता। मसला क्या है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में रेवेन्यू एक्सपेंस की डाटा की एब्सेंस है, ना रेवेन्यू का डाटा है अलग से, ना एक्सपेंस का डाटा है। रेवेन्यू एक्सपेंस का डाटा कैसे आता है अकाउंटिंग इक्वेशन में कि रेवेन्यू जब आती है तो हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, एक्सपेंस जब आता है तो हम कैपिटल में से लेस कर देते हैं, अलग से नहीं लिख रहे उसको। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। वो प्रॉब्लम ये है कि अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारे पास करंट सॉल्वेंसी मालूम चल रही है। अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से हमें करंट सॉल्वेंसी पता चल रही है। करंट सॉल्वेंसी कैसे मालूम चल रही है? क्योंकि हमारे पास आज के एसेट भी पता है हमें, आज की लायबिलिटी भी पता है हमें, आज का कैपिटल भी पता है। तो आज की कर्जा अदा करने की सलाहियत को हम मालूम कर सकते हैं। अगर कैपिटल ज़्यादा हो तो सॉल्वेंसी ज़्यादा होगी। लेकिन हमारे पास कोई डाटा नहीं है, नो सेपरेट डाटा नहीं है। किस चीज़ का हमारे पास सेपरेट डाटा नहीं है? ना हमारे पास पास्ट रेवेन्यूज का डाटा है, ना पास्ट एक्सपेंसेस का डाटा है। इसके अलावा हमारे पास प्रेजेंट मतलब इस साल के रेवेन्यूज का भी डाटा नहीं है, इस साल के एक्सपेंसेस का भी डाटा नहीं है। अब लेकिन जब आपके पास एक्सपेंस और रेवेन्यूज आपको मालूम नहीं होती ना, तो आप प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकाल सकते। अब जो बैंक है ना, वो फ्यूचर रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस इनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, यानी एस्टिमेट नहीं कर सकता। नो एस्टिमेशन फॉर फ्यूचर रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस इज पॉसिबल ही नहीं है। और जब फ्यूचर में रेवेन्यू एक्सपेंस कितने होंगे ये बैंक प्रिडिक्ट नहीं कर सकता क्रेडिटर, तो फिर आपको मालूम नहीं चलेगा कि ऑनर का राइट बढ़ेगा या कम होगा। तो इसका नतीजा क्या निकला? नो फ्यूचर सॉल्वेंसी इज नोन, यानी बैंक को पता नहीं चल रहा, क्रेडिटर को पता नहीं चल रहा कि फ्यूचर में सॉल्वेंसी कैसी रहेगी, जिसकी वजह से उसे मालूम नहीं चलेगा कि फ्यूचर में कर्जा वापस आएगा नहीं आएगा। और सारे के सारा मसला किस चीज़ का आ रहा है? इसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि हमारे पास आज के और माजी के रेवेन्यू एक्सपेंसेस का डाटा मौजूद नहीं है। अब अकाउंटिंग इक्वेशन में ये सारा मसला रेवेन्यू और एक्सपेंस के डाटा की अलग से गैर मौजूदगी की वजह से है। इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटिंग इक्वेशन में अगर रेवेन्यू एक्सपेंस का डाटा होता तो ये मसला सॉल्व हो जाता। इसी वजह से अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे ना, उसमें हम एसेट लायबिलिटी कैपिटल के साथ साथ रेवेन्यू एक्सपेंस का भी डाटा मेंटेन करेंगे। यानी अब हम क्या करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू मेंटेन द सेपरेट डाटा फॉर 5 आइटम्स। एसेट का भी डाटा मेंटेन करेंगे, दूसरा हम लायबिलिटी का भी डाटा मेंटेन करेंगे, ये तो हम पहले भी कर रहे थे। तीसरा हम जो है वो ऑनर्स इक्विटी यानी कैपिटल का भी डाटा मेंटेन करेंगे, ये भी हम पहले करते हुए आ रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ हम रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को कैपिटल में डाल देते थे ना, अब रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल में डालने के बजाय इसका हम अलग से डाटा मेंटेन करेंगे। तो जो खराबी थी ना कि रेवेन्यू एक्सपेंस का डाटा नहीं है अलग से, वो दूर हो जाएगी। यानी अब नए टॉपिक के अंदर एक चीज़ तो ये हम करने वाले कि 5 चीज़ों का हम डाटा मेंटेन करेंगे। सही है, न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। दूसरा काम हम ये करेंगे कि हम जो डाटा मेंटेन करेंगे ना, हम इंक्रीज डिक्रीज के लिहाज से नहीं करेंगे। नो इंक्रीज और डिक्रीज,
बल्कि हम इंक्रीज डिक्रीज की जगह पर अब लेके आ जाएंगे डेबिट एंड क्रेडिट, यानी कि हम तमाम डाटा अब डेबिट और क्रेडिट के लिहाज से मेंटेन करेंगे। यानी इंक्रीज को हम कन्वर्ट कर लेंगे डेबिट क्रेडिट में, डिक्रीज को हम कन्वर्ट कर लेंगे डेबिट क्रेडिट में। यानी दो काम हम होने वाले हैं। अकाउंटिंग विजन की पहली खराबी हम दूर करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू मेंटेन सेपरेट डाटा फॉर रेवेन्यूज, वी आर गोइंग टू मेंटेन सेपरेट डाटा फॉर एक्सपेंसेस, ये होने वाला है। दूसरा, इंक्रीज डिक्रीज की जगह पे हम डेबिट एंड क्रेडिट लिखेंगे। कैसे करेंगे वो अब हम नए टॉपिक में पढ़ेंगे। और उस नए टॉपिक का नाम हमारे पास क्या है, वो है अकाउंटिंग साइकिल। ये देखिए, अकाउंटिंग साइकिल इज अ न्यू टॉपिक, ये हमें पूरा पढ़ना है। लेकिन इस टॉपिक की जो खास बात है वो क्या है कि इसमें ना दो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे टॉपिक के अंदर, एक एनालिसिस और एक एडजस्टिंग। इन दो टॉपिक को आप मेहनत से पढ़ लें, बाकी तमाम टॉपिक बहुत ईजी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। आपका काम क्या है कि आप ये जो इक्वेशन है ना, इनको सॉल्व कर लें। इसका सोल्यूशन मैं दे दूंगा, 13 तक पूरा सॉल्व कर लें इसको। और फिर आपको माइंड में ये रखना है कि वी आर गोइंग टू स्टडी अकाउंटिंग साइकिल, न्यू टॉपिक। इसमें अच्छे खासे टॉपिक आते हैं, यानी तमाम पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग समझ जाओ इसमें। जिसका अकाउंटिंग साइकिल अच्छा हो जाए वो आगे अकाउंटिंग बहुत आराम से पढ़ सकता है। और हमारे पास क्वालिटी यही है कि हम अकाउंटिंग साइकिल को बड़ा डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। इस पूरे अकाउंटिंग साइकिल के अंदर हम सर्विसिंग बिजनेस का भी अकाउंटिंग साइकिल पढ़ेंगे, ट्रेडिंग बिजनेस का भी अकाउंटिंग साइकिल पढ़ेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन हमने सिर्फ किसकी पढ़ी थी, सर्विसिंग बिजनेस की, लेकिन अकाउंटिंग साइकिल हम दोनों के पढ़ेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, हम 5 चीज़ों का डाटा मेंटेन करेंगे, एसेट, लायबिलिटी, ऑन इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। हमारे पास डाटा भी कंप्लीट होगा। दूसरा, हम डेबिट क्रेडिट के लिहाज से आप बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको पहले डेबिट क्रेडिट समझाऊंगा ये होता क्या है, फिर उसके बाद फिर हम एनालिसिस करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट करेंगे। ये सीक्वेंशियल है पूरा, ये सीक्वेंस से चलता है, सही है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। जिन लोगों ने कंप्लीट प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी ना बेटा, और प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए, उनको आगे समझ में नहीं आएगी बात। तो पहले आपको ये करना चाहिए कि आप जाएं और सारा प्रीवियस लेक्चर 1 2 3 4 लेक्चर लें, ये चौथा लेक्चर था, सारे लेक्चर आप लें और फिर उसके बाद आप जो है वो इन लेक्चर्स पर, आगे वाले लेक्चर्स पर आइएगा, फिर आपको अच्छा समझ में आएगा। ना सिर्फ लेक्चर्स लें बल्कि नोट्स भी बनाएं आपने उससे देखकर। इसके अलावा जो है वो आप जो हैंडआउट्स हैं उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, फिर इंशाल्लाह इम्पैक्ट आएगा। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चीज़ों को अपने रजिस्टर में लिखेंगे नहीं, नोट नहीं बनाएंगे अपने, नोट्स नहीं बनाएंगे अपने, तो फिर आपको जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। सही है। तो अगर आप चाहते हैं आप अच्छा पढ़ें तो आपको चाहिए आप प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं। ओके, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।